हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमर्स अड्डा 247 के ऊपर। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मनी के बारे में, और मनी से रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो जो है वो अपलोड हो चुकी है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से जाकर एक बार वो वीडियो देख लो। और आज की ये वीडियो हमारी पार्ट 2 वीडियो होने वाली है, जहां पर हम लोग खत्म कर देंगे मनी के टॉपिक को। यानी कि मनी का टॉपिक बिल्कुल आप लोगों का आज की इस वीडियो के अंदर क्या होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले पार्ट 1 को देख लीजिएगा, ताकि आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकें इस टॉपिक को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है फॉर्म ऑफ मनी के बारे में, कि जो मनी है उसके क्या क्या फॉर्म्स है। तो अगर मैं बात करता हूं, सो मनी जो है उसको बेसिकली क्लासिफाई किया जा सकता है, राइट, दो फॉर्म्स के अंदर, या फिर दो फॉर्म्स के अंदर मनी को हम क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं बात करता हूं तो एक हमारे पास है फियाट मनी और दूसरा हमारे पास आता है फ्यूडिशरी मनी, राइट। फियाट मनी और फ्यूडिशरी मनी क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। लेकिन समझने वाली बात यहां पर यह है कि फियाट मनी और फ्यूडिशरी मनी के बीच में क्या है, एंड वर्ड यूज है, यानी कि ये दोनों अलग अलग टाइप के मनी के फॉर्म है। बात करेंगे कि फियाट मनी और फ्यूडिशरी मनी के बीच में क्या बेसिकली डिफरेंस है। उसके बाद हम लोगों ने समझना है कि फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट क्रिएशन या फिर क्रेडिट मनी का बेसिक मतलब क्या होता है, यानी कि क्रेडिट मनी क्या होता है और हमारा फुल बॉडीड मनी जो है वो क्या होता है, उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फियाट मनी की, राइट। तो फियाट मनी का मतलब क्या होता है, जनरली अगर मैं बात करता हूं फियाट मनी की, तो फियाट मनी एक ऐसा मनी है या फिर एक ऐसा सिस्टम है मनी का जिसको बेसिकली इशू किया जाता है किसके द्वारा। इसकी जो इशुएंस है वो इशुएंस होती है आपकी किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। यानी कि गवर्नमेंट इसको क्या करता है, एक लीगल टेंडर मानता है, राइट। कौन मानता है इसको लीगल टेंडर, गवर्नमेंट के द्वारा इसको एक लीगल टेंडर के तौर पर इशू किया जाता है। तो यहां पर समझना, फियाट मनी बेसिकली रेफर्स करता है उस मनी को जिसको इशू किया जाता है किसके द्वारा, ऑर्डर के द्वारा या फिर अथॉरिटी के द्वारा। और वो ऑर्डर और अथॉरिटी जो है वो किसके पास है, अथॉरिटी का मतलब वो बेसिकली वो पावर किसके पास है, और इसको इशू करने का जो ऑर्डर है वो जनरली किसके द्वारा दिया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, राइट। और इसके अंदर जनरली क्या क्या आने वाला है, जनरली आप लोग क्या देखते हैं कि मनी को दो फॉर्म्स के अंदर हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। एक आपके पास सबसे पहले आता है कॉइन, राइट, कॉइन्स जो होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। और दूसरा आपके पास क्या आता है बेटा, नोट्स, राइट, यानी कि करेंसी जो है, नोट्स जो है उसको भी इसी के अंदर इंक्लूड किया जाता है, राइट। तो इट इंक्लूड्स ऑल द नोट्स एंड द कॉइन्स व्हिच द पीपल इन अ कंट्री आर लीगली बाउंडेड टू एक्सेप्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको कि लोगों के द्वारा एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का जरिया है, क्योंकि पहले बात करते थे जब हम बार्टर सिस्टम की, तो बार्टर सिस्टम के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत आती थी कि वहां पर किसी भी तरह का मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो था वो देखने को नहीं मिलता था। वहां पर अगर मैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात करूं तो वहां पर गुड्स को गुड्स के बदले में ही क्या किया जाता था, रिप्लेस किया जाता था, यानी कि गुड्स के बदले में गुड्स को ही क्या किया जाता था, यूज किया जाता था, राइट, फॉर द पर्पस ऑफ एक्सचेंज। लेकिन हमारे पास जैसे ही मनी का इवोल्यूशन हुआ, तो मनी के इवोल्यूशन के साथ सबसे पहले आपके पास कॉन्सेप्ट आया फियाट मनी का। और फियाट मनी का बेसिक मतलब होता है कि एक ऐसा मनी, राइट, जिसको कि बाय ऑर्डर और अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, इशू किया जाता है। और इसके अंदर जनरली हमारे नोट्स जो हैं और कॉइन्स जो हैं उनको क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। और लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, इसको एक्सेप्ट किया जाता है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये लीगली बाउंडेड है टू एक्सेप्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि सबको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा इसे ऐसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बिकॉज इट हैज बीन पास्ड बाय द गवर्नमेंट, राइट। क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा इसको एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना जाता है, इसीलिए इसको क्या किया जाता है, हर किसी पर्सन के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और एग्जाम्पल की बात अगर मैं आप लोगों को समझाने की बात करूं, इसका मतलब क्या है कि अगर एक पर्सन जो है वो कन्याकुमारी में है और एक पर्सन जो है वो हमारा साउथ में है, राइट, हम बात करते हैं कहां से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसको एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर एक्सेप्ट किया जाएगा, और कोई भी इसको एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता है कि इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता एज ए लीगल टेंडर, बिकॉज इट हैज बीन ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट। किसके द्वारा इशू किया जाता है, ये गवर्नमेंट के द्वारा ऑफर किया जाता है, इशू किया जाता है। दूसरी हमारी बात होती है फ्यूडिशरी मनी के बारे में, राइट। फ्यूडिशरी मनी का मतलब क्या होता है, फ्यूडिशरी मनी जनरली अगर मैं बात करूं तो वर्ड आया है फ्यूड्यूसरी से, और फ्यूड्यूसरी का मतलब होता है बेटा जनरली ट्रस्ट, राइट। तो ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज जनरेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रस्ट। ट्रस्ट किसके बीच में, दो पर्संस के बीच में। जैसे कि मान लो एक पर्सन मिस्टर एक्स है और दूसरा पर्सन मिस्टर वाई है, तो मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के ऊपर क्या करता है, ट्रस्ट करता है। तो उस ट्रस्ट के फॉर्म में मान लो वो कोई, राइट,
एक रिसीट देता है या फिर वो कोई भी एक डॉक्यूमेंट देता है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर वो बोलता है कि भैया इसको एक्सेप्ट किया जाए ऐसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज, टिल द टाइम मैं आपकी पेमेंट नहीं करता हूं तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑल्सो। तो यहां पर क्या बोलता है कि जो फिड्यूसरी मनी है, राइट, इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई, राइट। यहां पर पेयर और पेई के बीच में क्या होता है, ट्रस्ट होता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, that it should be accepted as a medium of exchange, right, because of the trust between the payer and the pay, and the example of this is basically the checks। जो चेक्स होते हैं वो बेसिकली क्या है, आपके फिड्यूसरी मनी के फॉर्म में, क्योंकि यहां पर चेक्स की अगर बात की जाए तो चेक्स एक लीगल टेंडर नहीं है, राइट। यानी कि लीगल टेंडर का मतलब मेरा यहां पर कहने से ये है कि इनके अगेंस्ट में अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप किसी भी तरह के कॉइन्स या फिर नोट्स जो है उसको इशू नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप जनरली क्या कर रहे हैं, एक चेक अगर आप देते हैं तो जस्ट अ पीस ऑफ पेपर है जिसको ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट जो है वो दिया जाता है एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को, तो इसलिए उसको रखा जाता है फिड्यूसरी मनी की कैटेगरी के अंदर। तो अगर मैं आपको समझाऊं तो फिड्यूसरी मनी और फिएट मनी का बेसिकली डिफरेंस क्या हुआ। फिएट मनी एक ऐसा मनी का फॉर्म है जहां पर उसको इशू किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, और गवर्नमेंट के द्वारा उसको एक लीगल टेंडर के तौर पर क्या किया जाएगा, माना जाएगा, और लोग जो होंगे कंट्री के अंदर वो बाउंडेड होंगे उसको एक्सेप्ट करने के लिए ऐसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकंड, फिड्यूसरी मनी की बात करता हूं तो फिड्यूसरी मनी ऐसा सिस्टम इसलिए जनरेट होता है, या फिर फिड्यूसरी मनी एक फॉर्म है मनी की जो बेसिकली ट्रस्ट की वजह से आता है, जहां पर पेयर और पेई के बीच में क्या होता है, ट्रस्ट होता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली ट्रस्ट करते हैं और उस ट्रस्ट के बेसिस पर वो उसको एक्सेप्ट करते हैं ऐसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर जैसे कि आपको बताया गया चेक्स जो है इसको एक्सेप्ट किया जाता है ऐसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज, राइट, यहां पर चेक्स इशू किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रस्ट। किसके बेसिस पर किया जाता है, ट्रस्ट के बेसिस पर किया जाता है। थर्ड हमारे पास आता है बेटा फुल बॉडीड मनी, राइट। फुल बॉडीड मनी का मतलब क्या है कि जहां पर आपकी कॉमोडिटी वैल्यू, दो चीज होगी बेटा ध्यान से समझना, एक आपके पास आएगी कॉमोडिटी वैल्यू और दूसरा आपकी आएगी मनी वैल्यू, राइट। ये कॉमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू जहां पर दोनों एक दूसरे के बराबर होगी, जहां पर कॉमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू एक दूसरे के बराबर होगी तो उसको बोला जाएगा फुल बॉडीड मनी, राइट। लेकिन अगर क्रेडिट मनी की बात की जाए तो क्रेडिट मनी के अंदर जो आपकी कॉमोडिटी वैल्यू है वो कॉमोडिटी वैल्यू क्या रहने वाली है, जनरली ज्यादा रहने वाली है किससे, मनी वैल्यू से, राइट। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आप लोगों को यहां पर समझाने की कोशिश करूं तो देखिएगा यहां पर क्या कहता है ये रेफर करता है उस मनी टर्म्स को, राइट, किसके टर्म्स में, कॉइन्स के टर्म्स में, जहां पर कॉमोडिटी वैल्यू जो होती है वो इक्वल्स टू होती है या फिर इक्वल करती है किसके, आपके मनी वैल्यू से। एस एंड व्हेन दीस आर इशूड, यानी कि जब इसको इशू किया जाएगा तो यहां पर कॉमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू दोनों एक दूसरे की क्या होने वाली है, बराबर होने वाली है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको समझाने की कोशिश यहां पर करूं तो यहां पर एक सीधी सी बात देखने की कोशिश करिएगा, क्या कहा गया है कि अ रुपीज कॉइन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया वॉज मेड ऑफ सिल्वर, यानी कि ब्रिटिशर्स टाइम पीरियड के अंदर जो 1 रुपए का जो वैल्यू हुआ करती थी, राइट, वो राइट कैसे जनरेट की जाती थी, वो जनरली इशू किए जाते थे किसके, सिल्वर के बराबर, राइट। एग्जांपल के तौर पर यानी कि इसको ऐसे समझिए कि भाई अगर मैं एक सिक्का इशू कर रहा हूं और उस सिक्के की वैल्यू जो है वो 1 रुपए है, तो उस 1 रुपए के अगेंस्ट में जो वो कॉइन होगा वो कॉइन सिल्वर का बना होगा और वो सिल्वर का कॉइन जो होगा उसकी वैल्यू 1 रुपए के बराबर ही होगी। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर मैं मार्केट में उस सिल्वर कॉइन को भी क्या करता हूं, बेच देता हूं, तब भी मुझे वहां से 1 रुपए की वैल्यू ही मिलने वाली है। तो यहां पर यह बोला गया कि अ रुपीज कॉइन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, 1 रुपये का सिक्का किसके टाइम पर, ब्रिटिश टाइम के पीरियड में किससे बना हुआ होता था, सिल्वर से बना हुआ करता था। तो यहां पर क्या था, कॉमोडिटी वैल्यू ऑफ द कॉइन, राइट, वाज इक्वल टू द कॉमोडिटी वैल्यू ऑफ द मनी एट दैट टाइम ऑफ इट्स इशूइंग, और द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिल्वर कंटेन्ड इन द कॉइन वाज इक्वल्स टू ₹1। यानी कि जैसे मैंने आपको समझाया कि अगर मैं ₹1 की अगर बात करता हूं ब्रिटिश टाइम पीरियड के अंदर, तो 1 रुपए का सिक्का जो होता था वो किससे बना हुआ होता था बेटा, सिल्वर से बना हुआ करता था। किससे बना हुआ करता था, सिल्वर से बना हुआ करता था 1 रुपए का सिक्का, है ना। और जब वो 1 रुपए का सिक्का सिल्वर से बना हुआ करता था तो यानी कि उस 1 रुपए के सिक्के की वैल्यू ही अपने आप में कंटेंट होगी उस सिल्वर से, और उस सिल्वर की वैल्यू यानी कि इस 1 रुपए के सिक्के को भी अगर मार्केट में सेल कर दिया जाए तब भी उससे बेचने के बाद जो उससे वैल्यू मिलने वाली है वो भी 1 रुपए की ही मिलने वाली है। तो जहां पर कॉमोडिटी वैल्यू इक्वल कर जाती है किससे, मनी वैल्यू से, तो वहां पर आपका आता है फुल बॉडीड मनी का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट आता है, फुल बॉडीड मनी का कॉन्सेप्ट आता है। फोर्थ आपके पास आता है क्रेडिट मनी, राइट। क्रेडिट मनी के अंदर मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया कि क्रेडिट मनी के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो क्रेडिट मनी के अंदर जो कॉमोडिटी वैल्यू है वो ज्यादा होने वाली है एज कंपेयर टू दी मनी वैल्यू। यानी कि आजकल के टाइम के अंदर आप लोग देखते हैं कि जो आप 10 रुपए
या फिर 100 रुपए या फिर 2000 रुपए का नोट जो देखते थे आप लोग, तो वो 2000 रुपए के नोट्स की वैल्यू अगर आप लोग देखते हैं, राइट, तो 2000 रुपए की वैल्यू वो एक क्या था बेटा, पीस ऑफ पेपर ही है, लेकिन उस पीस ऑफ पेपर की वैल्यू जो है बेटा वो किसके बराबर है, 2000 के बराबर है। और जब आप मार्केट में गुड्स परचेज करने चले जाए उस 2000 रुपए की, तो आपको बहुत सारी गुड्स जो है मार्केट में मिलने वाली है। तो यहां पर क्या बोला जाता है, इट रेफर्स टू दैट मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज मोर देन द कमोडिटी वैल्यू। तो ये रेफर करता है उस मनी की उस वैल्यू को जहां पर आपकी मनी वैल्यू जो होगी वो कमोडिटी वैल्यू से क्या होगी, ज्यादा होगी। एग्जांपल के तौर पर द मार्केट वैल्यू ऑफ द मेटल दैट द रुपीज कॉइन इज मेड अप ऑफ इंडिया obviously is much lower than the money value of the rupees coin, otherwise people would have melted it and have sold that to the market at a price higher than the 1 rupees। यानी कि आजकल के टाइम पे अंदर आप लोग देखते हैं जो सिक्के हैं और जो नोट्स हैं वो बेसिकली किससे बने हुए, पेपर करेंसी से बने हुए हैं। और जो कॉइन्स की अगर मैं बात करूं तो कॉइन्स बेसिकली एलॉयस या फिर मेटल्स के बने हुए हैं, राइट। जनरली वो हमें किसके देखने को मिलते हैं, एलॉयस के देखने के लिए मिलते हैं, मेटल्स के देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन वो 1 रुपए का सिक्का या फिर वो 5 रुपए का सिक्का जो आप लोग देखते हैं, अगर आप उसे मार्केट में लेकर चले जाएं या फिर आप उसको मेल्ट कर दो, तो मेल्ट करने के बाद आपको उसकी 5 रुपए की वैल्यू भी नहीं मिलने वाली है, राइट। तो जहां पर आपकी कमोडिटी वैल्यू ज्यादा हो जाए मनी वैल्यू से, वहां पर आपके पास आता है क्या, क्रेडिट मनी। क्या आता है, क्रेडिट मनी। तो यहां पर देख लीजिए, इसको नेट सार में अगर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूं तो फुल बॉडीड मनी का मतलब है जहां पर मनी वैल्यू जो है वो कमोडिटी वैल्यू के क्या होगी, बराबर होगी। और क्रेडिट मनी का मतलब है जहां पर मनी वैल्यू जो होगी वो आपकी कमोडिटी से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो व्हेन योर मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू देन इट इज नोन एज क्रेडिट मनी, एंड व्हेन योर मनी वैल्यू इज इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू देन इट इज नोन एज फुल बॉडीड मनी। उसको फुल बॉडीड मनी बोला जाता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आता है दैट व्हाट इज द बेसिक फंक्शंस ऑफ मनी। आप लोगों को पता है कि पहले हमारे पास बार्टर सिस्टम हुआ करता था और बहुत सारे लूपहोल्स जो थे वो बार्टर सिस्टम के अंदर जनरली देखे गए, राइट। उस बार्टर सिस्टम के अंदर जो लूपहोल्स थे उन लूपहोल्स को हटा कर हमारे पास एक नया सिस्टम आता है, मनी सिस्टम आता है। तो उस लूपहोल्स को खत्म करने के लिए मनी जो है वो ऐसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज आया। तो अगर मैं बात करूं तो उन लूपहोल्स को हटाना ही बेसिकली क्या बनेंगे, फंक्शंस बनेंगे। यानी कि वो लूपहोल हटे तो उसी को हटाने के लिए हमारे पास क्या था, मनी ऐसे सिस्टम के तौर पर जनरेट किया गया था। तो अगर मैं मनी की बात करता हूं तो मनी के जो अगर मैं फंक्शंस की बात करता हूं तो मनी के जनरली 2 फंक्शन है, एक आपके पास प्राइमरी फंक्शन है और दूसरा आपके पास क्या है, सेकेंडरी फंक्शन है, राइट। प्राइमरी फंक्शन है और सेकेंडरी फंक्शन है। यानी कि सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो मनी के जो काम है उस फंक्शंस को हम लोग 2 कैटेगरी के अंदर बांट सकते हैं। प्राइमरी मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और सेकंड हमारे पास आता है सेकेंडरी, यानी कि सब्सिडियरी फंक्शंस भी है और भी फंक्शंस है जो मनी के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन प्राइमरी का मतलब ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो मनी के द्वारा क्या किए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं। अगर मैं प्राइमरी फंक्शंस की बात करूं तो 2 मेन फंक्शंस है या फिर 2 मेन प्राइमरी फंक्शंस है जो मनी के द्वारा क्या किए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं। और वो 2 मेन फंक्शन क्या है, सबसे पहले फंक्शंस की बात करूं तो इट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहला क्या है कि इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, जो कि आप लोगों को बार्टर सिस्टम के अंदर जनरली देखने के लिए नहीं मिलता था, क्योंकि बार्टर सिस्टम के अंदर मनी का कोई भी रोल नहीं था, क्योंकि सारी की सारी गुड्स को गुड्स के बदले में ही क्या किया जाता था, एक्सचेंज किया जाता था। गुड्स वर एक्सचेंज्ड विद रेफरेंस टू द गुड्स, गुड्स को गुड्स के बदले में ही एक्सचेंज किया जाता था। तो मनी 2 फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर काम करता है। मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर द सेल एंड द परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज या फिर सेल करने के लिए इसको यूज किया जाता है, इसलिए ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर यूज किया जाता है। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। सेकंड, मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ वैल्यू, राइट। इसका मतलब क्या है कि इट मींस दैट द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मॉनेटरी यूनिट। यानी कि जो भी वैल्यूज है, किसकी वैल्यू, गुड्स की वैल्यूज को मेजर किया जा सकता है किसके संदर्भ में, मनी के संदर्भ में, मनी की वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो यहां पर क्या हो जाता है, मेजर ऑफ वैल्यू है या फिर इसकी यूनिट ऑफ वैल्यू है, राइट। इसका मतलब जो भी गुड्स और सर्विसेज है उस गुड्स और सर्विसेज को मॉनेटरी यूनिट के पर्सपेक्टिव से या फिर मनी के पर्सपेक्टिव से क्या किया जाता है, यूज किया जाता है या फिर वैल्यू किया जा सकता है, जो पहले देखने को नहीं मिलता था। और इसकी वजह से क्या होता था, दिक्कत आती थी एक्सचेंज करने में। यानी कि आप ऐसा समझिए कि अगर सपोज करिए कॉबलर है और एक कॉबलर को अगर मान लो बेटा शूज की बात करता हूं, राइट, अगर मैं शूज की बात करता हूं और दूसरी तरफ बेटा एक फार्मर है, राइट। तो एक फार्मर्स के द्वारा क्या प्रोड्यूस की जाती थी, ग्रेन्स प्रोड्यूस की जाती थी। अब एक कॉबलर है, उसको क्या चाहिए बेटा, ग्रेन्स चाहिए,
है ना। तो अब ये एक पेयर ऑफ शूज के बदले में कितनी ग्रेन्स जो है वो देने वाला है, वो डिफाइन कर पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाया करता था। कहां पर? बार्टर सिस्टम के अंदर। उसी चीज को बिल्कुल क्या कर दिया, खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि मनी की क्या है, मेजर ऑफ वैल्यू है, इसको मेजर किया जा सकता है वैल्यू के फॉर्म में। यानी कि इन शूज की वैल्यू जो है वो डिफाइन की जा सकती है कि इसकी वैल्यू जो है वो 1000 रुपए है, और ये जो फार्मर के द्वारा जो गुड्स या फिर ग्रेन्स जो है वो दी जा रही है, वहां पर भी इसकी वैल्यू को डिफाइन किया जा सकता है कि 1 केजी ग्रेन्स जो है वो 20 रुपए के हैं या 40 रुपए में, यानी कि इसकी वैल्यू को लगाया जा सकता है, जो कि पहले बार्टर सिस्टम के अंदर लगा पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाया करता था। सेकेंडरी फंक्शंस की अगर मैं बात करूं, इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्सिडरी फंक्शंस हैं जो मनी के द्वारा क्या किए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं। और वो फंक्शंस क्या है? सबसे पहले फंक्शंस में बात करता हूं, सबसे पहले इट इज एक्सेप्टेड एज अ स्टैंडर्ड फॉर द डेफर्ड पेमेंट। और डेफर्ड पेमेंट का मतलब है फ्यूचर रिलेटेड पेमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड के तौर पर इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। यानी कि अगर मैं पहले बात करता हूं, जब हमारे पास बार्टर सिस्टम हुआ करता था, तो बार्टर सिस्टम के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि वहां पर राइट इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड फॉर द डेफर्ड पेमेंट, क्योंकि हो सकता है कि एक पर्सन जो दूसरे पर्सन के साथ गुड्स को एक्सचेंज कर रहा है वो पेरिशेबल नेचर की हो, और जब वो गुड्स अगर पेरिशेबल नेचर की है तो उसकी फ्यूचर पेमेंट कर पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन अगर आज मनी की बात की जाए और मुझे अगर किसी को पेमेंट करनी है फ्यूचर में, तो फ्यूचर में उसकी वैल्यू लगाई जा सकती है कि 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 कितनी पेमेंट मुझे फ्यूचर में उस चीज से रिलेटेड करनी है। तो इसकी वैल्यू को फ्यूचर रिलेटेड क्या किया जा सकता है, लगाया जा सकता है। लेकिन जो कि पॉसिबल नहीं हो पाया करता था, कब? जब हमारे पास बार्टर सिस्टम हुआ करता था। तो बार्टर सिस्टम का एक बहुत बड़ा लूप होल भी था। तीसरा क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यूज, राइट। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है कि आज अगर आप अपने पास बहुत सारे मनी को क्या करते हैं बेटा, सेव करते हैं, तो ये सेव कर पाना क्या है, पॉसिबल है, क्योंकि इसकी वजह से आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। क्या होगी? वेल्थ क्रिएट होगी, और इससे ये पता चलेगा कि आप कितने ज्यादा प्रोस्पेरस हैं। इस प्रोस्पेरिटी के बारे में पता किया जा सकता है, या फिर इस प्रोस्पेरिटी के बारे में पता लगाया जा सकता है। लेकिन पहले के टाइम पर आप किसी की प्रोस्पेरिटी या फिर किसी की वेल्थ को कैसे जस्टिफाई करेंगे, किसके बेसिस पर जस्टिफाई किया जाए? क्योंकि वहां पर तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ गुड्स ही हुआ करती थी, गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था, तो गुड्स के बेसिस पर किसी की प्रोस्पेरिटी को डिफाइन करना वहां पर पॉसिबल नहीं हो पाया करता था, जो कि अब पॉसिबल है। तो स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है कि स्टोर ऑफ वैल्यूज इंप्लाइज स्टोर ऑफ वेल्थ, राइट। तो जितना ज्यादा आपके पास मनी होगा, राइट, उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू होगी, और उसी की वजह से आपकी वेल्थ जो है वो जनरेट होने वाली है। तीसरा, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का मतलब है इट कैन बी ट्रांसफर टू एनी पार्ट ऑफ द वैल्यू, राइट। इसको क्या किया जा सकता है? ट्रांसफर भी किया जा सकता है, राइट। इट हैज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर करने की वजह से इसकी वैल्यू जो है वो जनरेट की जा सकती है। ये बात यहां पर बोली गई। क्लियर है? आई होप इतना क्लियर होगा आप सब लोगों को। चलिए अब अगला टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं, और अगला टॉपिक आपसे कहता है सप्लाई ऑफ मनी। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास क्या? सप्लाई ऑफ मनी। अगर सप्लाई ऑफ मनी की बात की जाए तो सप्लाई ऑफ मनी का बेसिकली मतलब क्या है? तो सप्लाई ऑफ मनी की अगर मैं बात करता हूं तो सप्लाई ऑफ मनी कैसा कॉन्सेप्ट है? आप लोगों को पता है कि इकोनॉमिक्स के अंदर दो तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक आपके पास स्टॉक कॉन्सेप्ट है, और एक आपके पास क्या बेटा, फ्लो कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है? फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं स्टॉक कॉन्सेप्ट की बात करता हूं तो स्टॉक कॉन्सेप्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है, राइट। किसकी बात करता है? पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है। वहीं पर आप लोगों को पता है कि जो हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट है ये पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है, पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है। तो जो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है कि कितना करेंसी जो है या फिर कितना स्टॉक ऑफ मनी जो है वो हेल्ड किया जा रहा है, किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। एक कंट्री के अंदर जो लोग हैं उनके द्वारा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर कितना पैसा जो है वो होल्ड किया जा रहा है। तो इसके लिए ये कैसा कॉन्सेप्ट है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है। कहता है इट रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ द मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि लोगों के पास कितना पैसा या फिर कितना जो मनी है वो हेल्डेड है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर। लेकिन इसके अंदर पैसा इंक्लूड नहीं किया जाता। किसका? सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड नंबर 1 स्टॉक ऑफ द मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के पास कितना पैसा है इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, राइट। जो स्टॉक है मनी का किसके पास, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा हेल्ड किया जा रहा है, उसको इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सेकंड बात क्या है? जो स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री, यानी कि कमर्शियल बैंक्स के द्वारा। सेकंड पॉइंट क्या है यहां पर? जो कमर्शियल बैंक्स है उन कमर्शियल बैंक्स के द्वारा कितना पैसा हेल्ड किया जा रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन
इंक्लूड नहीं किया जाता बिकॉज दे आर बेसिकली द जनरेटर ऑफ द मनी। ये क्या करते हैं, ये कमर्शियल बैंक सप्लायर है और अपनी गवर्नमेंट जो है वो जनरेटर ऑफ द मनी है, तो इसको यहां पर इंक्लूड हम लोगों ने नहीं करना है। तो ऐसे क्या कहा जाता है इसके अंदर, इट इज सो बिकॉज बोथ ऑफ देम आर सप्लायर ऑफ द मनी, दोनों सप्लायर ऑफ द मनी है, और सप्लायर ऑफ द मनी इज नॉट ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ द मनी इन द कंट्री। इसीलिए इसको एक पार्ट के तौर पर कंसिडर यहां पर नहीं किया जाता बिकॉज दे आर द सप्लायर ऑफ द मनी। इनको सप्लायर ऑफ द मनी के तौर पर ही क्या किया जाता है, माना जाता है, तो इसको इंक्लूड यहां पर नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करता हूं मेजर्स ऑफ मनी की, कि मनी को कैसे मेजर किया जा सकता है, राइट, तो हमारे पास जनरली 4 तरीके हैं मनी को मेजर करने के। एक आप लोग पढ़ते भी होंगे, एक है आपके पास M1, एक आपके पास M2 है, एक आपके पास M3 है, और एक आपके पास क्या M4 है, राइट। लेकिन क्लास 12th के अंदर सिर्फ और सिर्फ M1 का कॉन्सेप्ट है, और M1 का कॉन्सेप्ट जो है इसी को ही हम लोग क्या बहुत ज्यादा डिटेल में जो है वो समझने वाले हैं। तो क्या कहते हैं बेटा, इन इंडिया देयर आर 4 अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। 4 अल्टरनेटिव मेजर्स है मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए, और उसको पॉपुलरली जाना जाता है M1, M2, M3 और M4 के नाम से। और M1 का जनरली मतलब क्या होगा बेटा, M1 का मतलब होगा, M1 बेसिकली मीन्स M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD, जहां पर सी की अगर मैं बात करता हूं तो दैट बेसिकली मींस द करेंसी दैट इज बेसिकली हेल्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। जो लोगों के पास जो करेंसी है, जो लोगों के द्वारा जो करेंसी हेल्ड की जा रही है, होल्ड की जा रही है, उसको इंक्लूड करता है। डीडी का मतलब हुआ बेटा डिमांड डिपॉजिट। डीडी का मतलब क्या होता है बेटा, डिमांड डिपॉजिट होता है, ठीक है। और ओडी का मतलब क्या होता है बेटा, ओवरड्राफ्ट। ओडी का मतलब क्या है, ओवरड्राफ्ट, ठीक है। इनको इंक्लूड किया जाता है। तो यहां पर क्या बोलता है बेटा, करेंसी सी, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, राइट। सी का मतलब क्या है, द करेंसी दैट इज हेल्डेड बाय द पीपल। इसके अंदर कॉइन्स एज वेल एज पेपर नोट्स जो है वो दोनों को क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। यानी कि आपके कॉइन्स जो है, सिक्के जो है, और दूसरा आपके पास जो पेपर नोट्स है, उन दोनों को इंक्लूड इसके अंदर किया जाएगा। डीडी का मतलब है डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक्स, राइट। कमर्शियल बैंक के पास जो डिमांड डिपॉजिट है उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद ओडी, ओडी का मतलब वो ओवरड्राफ्ट, और ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हुआ कि डिमांड डिपॉजिट विद द आरबीआई और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक नबार्ड, राइट। जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो भी डिपॉजिट है किसके पास, आरबीआई के पास, उसको इंक्लूड किया जाएगा। दूसरा डिमांड डिपॉजिट विद द आरबीआई ऑफ द फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड द फॉरेन गवर्नमेंट, राइट। दूसरा क्या है कि सेंट्रल बैंक और फॉरेन गवर्नमेंट के, फॉरेन सेंट्रल बैंक्स और फॉरेन गवर्नमेंट के जो रिजर्व है किसके पास, आरबीआई के पास, उनको इंक्लूड किया जाएगा। और तीसरा जो डिमांड डिपॉजिट है किसका, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मतलब है जैसे कि आपके पास IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरा आपके पास वर्ल्ड बैंक, इनका जो डिपॉजिट है उसको भी इसके अंदर क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। तो जब मैं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई की बात करता हूं तो मैंने आपको बताया कि मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई के अंदर हम लोग 3 चीजों को कंसीडर करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं तो हम बात कर रहे हैं M1 की। हमारे पास 4 मेजर्स है मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं M1, M2, M3 और M4। M1 की अगर मैं बात करता हूं, और M1 ही आपके पेपर के अंदर है, तो M1 की अगर बात की जाए तो M1 के अंदर इंक्लूड किया जाता है C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब है आपका करेंसी जो कि हेल्ड की जाती है लोगों के द्वारा। DD का मतलब है डिमांड डिपॉजिट, और OD का मतलब है ओवरड्राफ्ट। क्या है, ओवरड्राफ्ट। और ओवरड्राफ्ट का मतलब है जो भी डिमांड डिपॉजिट है आरबीआई के पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, जैसे कि नाबार्ड की, राइट। नाबार्ड का मतलब नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट है, राइट। इट इज बेसिकली सब्सिडरी ऑफ आरबीआई, ये एक आरबीआई की सब्सिडरी है। दूसरे अगर मैं बात करता हूं जो फॉरेन सेंट्रल बैंक और फॉरेन गवर्नमेंट है, इनका रिजर्व और इनका पैसा जो आरबीआई के पास है। और तीसरा इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है या फिर इंक्लूड किया जाता है जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि IMF और वर्ल्ड बैंक, इनका जो पैसा है उसको भी इसके अंदर क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। क्लियर है। अब आगे समझने की कोशिश करते हैं दैट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टर्म डिपॉजिट एंड ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट। ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट के अंदर बेसिकली क्या डिफरेंस है, या फिर ऐसे समझिए कि टर्म डिपॉजिट जहां पर वर्ड यूज होता है तो टर्म का मतलब हुआ टाइम, और दूसरा हमारे पास है डिमांड डिपॉजिट, राइट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब हुआ ऑन डिमांड, यानी कि जब रिक्वायरमेंट है
तब इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अगर मैं टर्म डिपॉजिट की बात करूं तो मेड ओवर प्री डिटरमाइंड पीरियड, राइट, इसकी जो पेमेंट है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होगी, यानी कि प्री डिटरमाइंड पीरियड के ऊपर होगी। टर्म का मतलब टाइम, जिस टाइम पर पेमेंट की बात होगी उसी टाइम पर पेमेंट करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट रेट जो होते हैं वो पहले से प्री डिटरमाइंड होते हैं। लो लिक्विडिटी है और ईज ऑफ एक्सेस है, आसानी से लिक्विडिटी इसकी देखी जा सकती है। हायर इंटरेस्ट रेट इसके ऊपर जनरली देखने को मिलते हैं। इसको विड्रॉ नहीं किया जा सकता है कब तक, जब तक ये मैच्योर नहीं होते, अदरवाइज फाइनेंशियल पेनल्टीज जो इसके ऊपर देखने के लिए मिलती है। डिमांड डिपॉजिट की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होती है। इंटरेस्ट रेट बहुत कम होते हैं या फिर फिक्स होते हैं, और ये ज्यादा लिक्विड है या फिर लिक्विडिटी इनकी ज्यादा है, यानी कि इजीली इसको क्या किया जा सकता है, डिमांड डिपॉजिट को मनी के अंदर कन्वर्ट करवाया जा सकता है। और ईज ऑफ एक्सेस भी इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। यहां पर लोअर इंटरेस्ट रेट होते हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि टर्म डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट से इसलिए अलग है क्योंकि यहां पर जो है विड्रॉल ऑफ द फंड जो है वो बहुत आसानी से देखा जा सकता है और बहुत जल्दी देखा जा सकता है, यानी कि आसानी से डिमांड डिपॉजिट को निकाला जा सकता है। और इसके अंदर किसी भी तरह की पेनल्टीज जो है वो आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलने वाली है, जो कि पेनल्टी आप लोगों को देखने के लिए मिलती थी किसके अंदर, टर्म डिपॉजिट के अंदर। क्लियर है इतनी बात? आई होप आप लोगों को इतना क्लियर होगा। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो है वो खत्म होता है, राइट। मनी का टॉपिक जो है वो इतना ही है, मनी इतना ही आप लोगों ने करना है। और इसी के साथ आप लोगों को बता देते हैं कि अगर आप लोग बहुत ज्यादा डिटेल में तैयारी करना चाहते हैं अपने सीयूटी एग्जाम की, और सीयूटी एग्जाम को अगर आप टैकल करना चाहते हैं, सीयूटी के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए अड्डा 247 लेकर आया एक बैच। आप लोग उस बैच को क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, और अपने जो सपना है आप लोगों का, क्या सपना है, सीयूटी के अंदर जाने का या फिर सीयूटी को क्वालिफाई करने का और सबसे बेस्ट कॉलेज के अंदर बैठने का, उसको सक्षम कर सकते हो। और इसके साथ ही अगर आप वहां पर जाकर कोड लगाते हो, कोर्स परचेज करना चाहते हो, और वहां पर जाकर अगर आप कोड लगाते हो Y828, तो आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो अवेल कर सकते हैं, राइट। और इसके साथ साथ अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज है और आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, और मेरी ईमेल आईडी है prince.thakur@247.com। ये मेरी ईमेल आईडी रहेगी, prince.thakur@247। इसके ऊपर आप मुझे मेल कर सकते हैं किसी भी तरह की क्वेरीज के लिए, किसी भी तरह की दिक्कत के लिए, राइट। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से मनी का टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।